गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस। उसमें हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर 8, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जनन होता क्या है। मतलब जीव जनन करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, उसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जनन क्या होता है। जनन सजीव, मतलब कि जितने भी सजीव होते हैं वो जनन करते हैं। और जनन वो प्रक्रिया है जिसमें जितने भी सजीव अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिक, मतलब कि नए जीव उत्पन्न करते हैं। दो जीव, एक नर और एक मादा, आपस में मेटिंग करते हैं, मतलब कि जनन करते हैं और अपने ही जैसे जो नए जीव को उत्पन्न करते हैं जनन कहलाता है। मतलब दो जीव मिलकर जो एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं वो जनन कहलाता है। यह सजीवों द्वारा किया जाता है। जनन किस लिए किया जाता है? पृथ्वी पर, मतलब कि अपनी जाति की निरंतरता, मतलब कि अपनी जाति बनी रहे, इसके लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई जीव है वो जनन नहीं करेगा, अगर उसकी कोई भी जाति जनन नहीं करे, मतलब कि अभी है वो लाइफ टाइम किसी से भी जनन नहीं करे, तो एक दिन वो विलुप्त हो जाएंगे, मतलब कि पृथ्वी से उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इस अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो लगातार जनन करते रहते हैं, मतलब कि जो उनका अस्तित्व है वो पृथ्वी पर लगातार बनी रहे, इसलिए जनन आवश्यक है। और जनन जो है वो सजीवों के द्वारा किया जाता है। अब जनन में होता क्या है? जो जीव की कोशिकाएं होती, मतलब कि जो सेल्स होते हैं, जैसे कि जनन के लिए एक मेल कोशिका, मतलब कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि मेल्स में पाए जाते हैं, और एक फीमेल सेल्स जो कि फीमेल्स में पाए जाते हैं, एक सेल ओवम, वो जरूरी होता है। ये जो कोशिकाएं, मतलब कि जो उनके सेल्स होते हैं वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, मतलब कि कोशिका का विभाजन होता रहता है। कोशिका विभाजन होता है, मतलब एक सेल, एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ता है, ये विभाजन। एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित होते रहते हैं। अब कोशिका के, हमने कोशिका पढ़ा है, कोशिका के केंद्र में, मतलब कि कोशिका के बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको कि केंद्रक बोलते हैं। जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है। मतलब अगर ये कोशिका का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, तो इसमें डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए जो है मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो मेल होते हैं या फीमेल, अगर मेल सेल्स है तो मेल के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, जो उसके जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवंशिक गुण होंगे, वो इस केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है, केंद्रक में डीएनए के अंदर। और फीमेल सेल्स है तो फीमेल के जितने भी आनुवंशिक गुण है, जितने भी उसके जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, वो उसके न्यूक्लियस के डीएनए में उपस्थित रहेंगे। जब एक सेल दो सेल्स में डिवाइड करता है, मतलब कि एक सेल से दो कोशिकाएं बनती हैं, तो ये दिखने में एक जैसी होती है, समरूप होती हैं, लेकिन एक जैसी नहीं होती, इनमें कुछ वेरिएशन होता है। कोई भी चीज़ एक जैसी होती नहीं है। अगर इनको हम देखें तो एक जैसी, अगर हम पेड़ भी देख रहे हैं, कोई पेड़ हम नया लगाए, आम का ही पेड़ है, वो आम का तो हमको लगता है कि ये आम का है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, जैसे कि हाइट हो गए या फिर कुछ उन मोटापे में, मतलब कि उनकी थिकनेस जो है वो कम या बेसी हो जाती है, लेकिन एक जैसे नहीं रहते कि हमारा जो पिछला पेड़ था वो जितना मोटा है, जितना लंबा है, उतना ही जो अगला पेड़ हो वैसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अंतर होता है। लेकिन जो उनकी आम का पेड़ होने का गुण है वो आम का पेड़ ही रहेंगे, न कि वो आम से अमरूद हो जाएंगे। इसलिए जब कोशिका एक सेल से दो सेल्स में बढ़ते हैं तो वो दिखने में एक जैसे ही होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, वो कुछ ना कुछ अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, इसलिए वो दिखने में समरूप होते हैं लेकिन कुछ अलग होते हैं। अब हम पढ़ते हैं
कि जो वेरिएशन है, मतलब कि विभिन्नता का महत्व क्या है, एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। मतलब जो स्पीसीज है, प्रजाति है, वो पृथ्वी पर काफ़ी लंबे समय तक रहे, लॉन्ग टाइम पर तक रहे, इसके लिए जो विभिन्नता है वो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर विभिन्नता नहीं होगा तो अगर मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जलवायु है या फिर मौसम है वो एक जैसे नहीं रहते हैं, मौसम चेंज होता रहता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी और कभी बरसात। अगर कोई स्पीसीज है वो ठंडी में रहने के लिए ससेप्टिबल है, मतलब योग्य है, लेकिन वो बरसात या फिर गर्मी में नहीं रह पा रहा है, तो अगर उसमें विभिन्नता नहीं होगी तो वो मतलब कि ससेप्टिबल नहीं हो पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा और उसको इस मतलब कि जो सर्वाइवल है उसको सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए योग्य होना पड़ेगा। इसलिए अगर उसमें ठंडी से गर्मी में रहने के लिए विभिन्नता आ रहा है तो मतलब कि वो ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर बना रह पा रहा है, मतलब कि वो उसकी जो प्रजाति है काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। अगर जलवायु भी एक जैसी नहीं रहती है पृथ्वी के, कहीं अगर पहाड़ी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा जल ही जल है और कहीं पर रेगिस्तान इलाका है। अगर कोई भी स्पीसीज है, प्रजाति है, अगर वो पहाड़ी इलाके के लिए अगर उसके अंदर मतलब कि जो वेरिएशन नहीं हो पा रहा है, उसके जो सेल्स है, कोशिकाएँ हैं, उनमें वेरिएशन नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कि अगर वो जलवायु चेंज हो गया या फिर वो वहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, मतलब कि उनकी जो जनसंख्या है, क्योंकि वो वहीं पर रहेंगे इसलिए जो जनन है करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो जो उनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाएगी और वो मतलब कि उनके लिए भोजन भी कम पड़ जाएगा और रहने के लिए स्थान भी कम पड़ जाएगा। और अगर उनमें विभिन्नता भी नहीं आ रही तो मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके लिए नुकसान होगा, मतलब कि वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। और इसलिए अगर उनमें उनकी कोशिकाओं में विभिन्नता आ रही है, उनमें वेरिएशन हो रहा है, तो मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करेंगे, मतलब एक जलवायु से दूसरे जलवायु तक जो उनका मूवमेंट होगा वो हो जाएगा और वो वहाँ पे भी रहने योग्य हो जाएंगे, जिससे कि वो जो उनके लिए भोजन का कंपटीशन है वो बहुत ही कम होगा। इसलिए जो स्पीसीज है उसको अपनी लंबे समय तक उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए वेरिएशन उसकी कोशिकाओं में होना आवश्यक है। दूसरा है जैव विकास का आधार, बेस ऑफ बायो इवोल्यूशन। जो मानव का विकास हुआ है, पहले क्या थे कि जो मानव थे मंकीज थे, मतलब कि बंदर थे, उसके बाद चिंपैंजी हुए, फिर आदि मानव और फिर उसके बाद आधुनिक मानव के रूप में आ गए हैं। लेकिन जो सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे। कैसे मानव में हुए, मतलब कि जो वो मानव कैसे बन गए, क्योंकि उनकी जो कोशिकाओं में हुआ वो विभिन्नताएं आई, मतलब कि जो उनकी जो बंदरों की कोशिकाएं थी उनमें वेरिएशन आने लगे, जिसके वजह से बहुत सारे जैव विकास हुए। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहले क्या थे कि जो जीव थे वो समुद्र में रहते थे, मतलब कि जो जल में रहने वाले जीव थे, जो कि जलीय जीव थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में इवोल्यूशन होने लगा, मतलब विकास होता गया, वो धीरे धीरे पानी से बाहर आए और फिर रेप्टाइल्स बने, मतलब कि सरीसृप जो कि रेंग कर चलते थे। फिर उसके बाद वही रेप्टाइल्स धीरे धीरे उड़ने लगे, जो कि पक्षियों में परिवर्तित हो गए, और कुछ जो कि ज़मीन पर चलने लगे वो है मैमल्स हो गए, मतलब कि पहले मंकीज, लायंस और उसके बाद इंसानों के रूप में, ह्यूमंस के रूप में आ गए। तो क्या हुआ कि जो इवोल्यूशन हुआ कि मतलब जो समुद्र से ज़मीन और आकाश तक जो इवोल्यूशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, वो विभिन्नता मतलब कि वेरिएशन के लिए वजह से हुआ। इसीलिए जो आधुनिक मानव में भी हम लोग बने हैं वो कैसे हुए, विभिन्नता की वजह से। इसीलिए विभिन्नता बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फिर से विभिन्नता के क्या महत्व है, पहला कि लंबे समय तक प्रजाति जो है वो बने रहें पृथ्वी पर, इसके लिए विभिन्नता होना आवश्यक है। दूसरा कि जैव विकास है, मतलब कि
एक ही जो जीव है वो उनकी कोशिकाओं में परिवर्तन होते रहेंगे और वो नए जीव के रूप में परिवर्तित होते रहेंगे और वो नए मौसम में भी रहने के लिए योग्य होते जाएंगे। ये विभिन्नता की वजह से ही होगा और इसीलिए विभिन्नता बहुत उपयोगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं, जो है प्रजनन के प्रकार। मतलब जनन को प्रजनन भी बोलते हैं और ये जो जनन है कितने प्रकार से होता है, मतलब कि कैसे कैसे होता है और किन जीवों में होता है, उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन का टाइप है उसमें फर्स्ट जो है वो है अलैंगिक प्रजनन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा है वो है लैंगिक प्रजनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो अलैंगिक प्रजनन हो वो जो होता है सिर्फ एक ही जीव के द्वारा होता है, मतलब ऐसे जीवों में जो सिर्फ अपने कोशिकाओं को विभाजित कर दे, या एक ही जीव जो होते हैं वो अपनी कोशिकाओं को विभाजित कर देते हैं, उनमें जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन के लिए एक ही जीव आवश्यक होता है जो कि जिसमें कि गैमेट्स नहीं बनते, मतलब कि अलैंगिक प्रजनन एक ही जीव के द्वारा होता है और उनमें जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर एक कोशिका है वो 1 से 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है और 2 से 4, मतलब ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं ज़्यादातर उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। क्यों? क्योंकि जो सतत गुणन है, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, उसके लिए अलैंगिक प्रजनन ही आवश्यक है। मतलब कि एक जो कोशिका है वो हंड्रेड्स मतलब बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाती है, मतलब कि वो एक साथ ही बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, इसलिए अलैंगिक प्रजनन बहुत आवश्यक है। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन है उसके लिए एक नर और एक मादा युग्मक, मतलब कि जो एक नर और एक मादा जीव आवश्यक है। एक नर और मादा ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर लैंगिक प्रजनन करते हैं। इनमें जो युग्मक का निर्माण होता है वो नर और मादा के द्वारा होता है, जो मतलब कि जो मेल सेल्स होते हैं स्पर्म सेल्स और जो फीमेल के सेल्स होते हैं एग सेल्स, वो दोनों मिलकर एक नए युग्मक मतलब कि गैमेट्स का निर्माण करते हैं, जिससे कि लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन बहुत टाइम से होता है और जो मतलब कि यह हायर वर्टिब्रेट्स मतलब कि जो उच्च जीवों में ही होता है, और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी पर निरंतरता बनी रहे, मतलब कि जो कोई भी स्पेसीज है वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहे, इसके लिए प्रजनन बहुत आवश्यक है। और लैंगिक प्रजनन हायर वर्टिब्रेट्स में होता है और अलैंगिक प्रजनन ऐसे जीवों में होता है जो कि मतलब अपनी कोशिकाओं से, मतलब जो उनकी कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं, या फिर उनके कोई ऐसे ऑर्गन जो कि जहाँ से कट हो जाता है वहीं से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो अमीबा हो गए। अमीबा अपने कोशिकाओं को जो उसको प्रजनन करना होता है तो, या फिर जो उसको बच्चे पैदा करने होते हैं तो वो अपनी कोशिकाओं को विभक्त करता है, मतलब कि डिवाइड कर देता है। एक कोशिका 2 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, वही उसके डॉटर सेल्स हो जाते हैं, मतलब कि संतति कोशिकाएं हो जाती हैं, और जो मतलब कि मदर सेल्स होते हैं वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है वो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो मदर और फादर होते हैं वो एक नए स्पेसीज मतलब कि जो उनके नए गैमेट्स होते हैं उसका निर्माण करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो उनके जो डॉटर सेल्स होते हैं संतति कोशिकाएं, वो मतलब कि फादर सेल्स मदर सेल्स के समान या समरूप होते हैं, मतलब कि जो उनके फादर सेल्स जैसे दिखते हैं वो वैसे ही दिखते हैं। जैसे कि अगर कोई उनमें अमीबा है तो वो अमीबा ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा सेल्स। और अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, मतलब कि अनियमित होता है, इसलिए जो उनके डॉटर सेल्स होते हैं उनमें भी अनियमित आकार के ही जो कोशिकाएं बनती है।
अगर पैरामीशियम की कोशिकाएं हैं तो वो दिखने में पैरामीशियम बनेंगी और उन्हीं के साइज की और उन्हीं के जैसे ही बनेंगी। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उनके मतलब कि जो उनके डॉटर्स होते हैं, जो उनके डॉटर सेल्स से जो जितने नए स्पीसीज बनते हैं वो उनके समान होते हैं लेकिन समरूप नहीं होते हैं। मतलब कि अगर इंसान का बच्चा है तो मतलब कि ह्यूमन चाइल्ड है तो वो ह्यूमन के जैसा तो दिखेगा लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि उनके फादर या मदर थे वो सेम टू सेम वैसा नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। जैसे कलर वेरिएशन हो सकता है या फिर हाइट वेरिएशन हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आएगा, लेकिन सेम जो उनके फादर्स थे वैसे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जैसे अगर आम या फिर अमरूद का पेड़ है तो उससे जो नए पेड़ बनेंगे वो आम या फिर अमरूद के होंगे ही, लेकिन जो उन्हीं के जैसे एकदम समरूप नहीं होंगे। जैसे कि हाइट और जो उनकी थिकनेस है, मोटाई, वो जो उनके फादर मतलब कि जो पैतृक कोशिकाएं थी उनके जैसी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ अलग ही होंगी, उनमें वेरिएशन आएगा। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन है उसमें क्या होगा कि जो उनके डॉटर सेल्स है सेम टू सेम पेरेंट सेल्स की तरह ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।